नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी की जो समरी है बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारा हम देखेंगे यहाँ पे। और उससे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होंगे वो भी वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। देखिए, ये चैप्टर वाइज डिटेल होगी पूरी, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर के और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि लास्ट ईयर प्रश्न में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, तो इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया पूरी पीडीएफ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिलेंगे जो साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो वन बाय वन सारी चीजों को हम यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। जैसे कि हम पॉलिटी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीजों को। तो ये 80 पेज के आसपास की पीडीएफ है पूरी। और अगर इसको आप पूरा डिटेल अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, यानी जीव विज्ञान की शाखाएं। कई बार प्रश्न इससे भी पूछे गए हैं, इनके जो शब्द दिए गए हैं वो सारे इनके मतलब पूछ लिए जाते हैं कि क्या है, कौन सी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन इसको हम देखना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द है एंडोक्राइनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है कि अंतःस्रावी तंत्रों के अध्ययन को हम कहते हैं एंडोक्रायोनो क्रायो क्राइनोलॉजी, सॉरी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूणी संवर्धन का अध्ययन को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब विच्छेदन द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना, उसको एनाटॉमी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। ये पूछा गया है प्रश्न एक बार, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आया है। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है कि जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी या इकोलॉजी, सॉरी। उसके बाद एंजाइमोलॉजी का मतलब होता है उत्प्रेरकों का अध्ययन, उसको कहते हैं एंजाइमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जीवों के आनुवंशिक लक्षण और इनकी वंशागति का अध्ययन। ठीक है। इसके बाद फिर हेमेटोलॉजी, इसका मतलब होता है रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी। मैमेलोलॉजी का मतलब होता है स्तनधारियों का अध्ययन। और नीथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी मतलब जीवों पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन, उसको रेडियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद फिर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। और ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इसमें जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के नाम हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है। तो जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, इसके रॉबर्ट कोच हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर हैं। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी में कौन है, तो हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, तो इसके हैं स्टीफन हेल्स। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान, तो कैरोलस लीनियस। रुधिरबर्ग, कॉर्ड लैंड स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान, इसके थॉमस एल्वा एडिशन। और अनुवांशिकी के आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसके विलियम हार्वे हैं। कोशिका विज्ञान, तो रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन, तो ह्यूगो डे व्रीज। जंतु विज्ञान के अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। और सूक्ष्म विज्ञान, इसके लुई पाश्चर हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेट्स हैं। सूक्ष्मदर्शिकी के एंटनी वॉन लिवेनहॉक। जीन चिकित्सा के लिए एंडरसन। और ये भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के बीरबल साहनी हैं। शैवाल विज्ञान के लिए विलियम हेनरी हार्वे हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के लिए नाम आता है पॉल वर्ग का। भारतीय शैवाल विज्ञान के लिए नाम आता है MOP आयंगर का। ये नाम सारे याद रखिएगा। भारतीय पारिस्थितिकी के लिए नाम आता है रामदेव मिश्रा का। इसके बाद फिर बॉटनी की कुछ ब्रांचेज हैं, इनमें हम देखते हैं क्या क्या है। तो इकोलॉजी का मतलब पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी, इसका मतलब आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। और एथनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री में तो वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। घास विज्ञान में घासों का अध्ययन व पालन। इसके बाद एल्गोलॉजी, इसका मतलब होता है शैवालों का अध्ययन।
एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी का मतलब पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी का मतलब होता है पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी का मतलब वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, काफी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी में पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन। फार्माकोलॉजी मतलब औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी मतलब टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। और फाइटोजियोग्राफी का मतलब होता है कि पौधों के वितरण व उनके उसके कारणों का अध्ययन। इसके बाद यहाँ पे स्पेस बायोलॉजी, इसमें आएगा अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन। हेलियोथेरेपी मतलब होता है सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी मतलब कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी और माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी मतलब परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी मतलब पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। और जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन। इसके बाद जीवाश्म वनस्पति में पादप जीवाश्मों का अध्ययन। जंतु विज्ञान में जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन। एंथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। जननांकीय का मतलब होता है जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन। इसके बाद विटिकल्चर में अंगूर। और वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो उसको केचुआ। और पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का। और विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एथोलॉजी। देखिए हमें जितने भी मिले हमने सारे नोट किए हैं, ठीक है, जो अधिकतम हो सकते हैं। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उसको ओलरी कल्चर कहते हैं। और अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो ऑस्टियोलॉजी है। और को सर्पों के अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत, तो वो सर्पेंटोलॉजी। और हाइड्रोपोनिक्स का मतलब मृदा रहित पादप का संवर्धन करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इट्स एवोल्यूशन। ठीक है, पहला चैप्टर हो चुका है। इसमें जो पहली चीज दी गई है कि कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसके सिंपल जो नेम है आज का, जो हम इसको यूजुअल नेम यूज करते हैं, और फिर वो साइंटिस्ट नेम क्या क्या है। तो मेढक का आप सभी लोग जानते हैं राना टिग्रिना। धान का जो होता है ओराइजा सटावा। और सरसों का जो होता है वो होता है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। शेर का होता है पैंथेरा लियो। मटर का होता है पाइसम सटाइवम। बिल्ली का होता है थैलिस कैटस। और चना का होता है सिसिर एरिएटिनम। और गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। और गाय का होता है बॉस इंडिकस। इसके बाद आम का जो होता है वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मानू का होता है होमो सैपियंस। तेंदुआ का होता है पैंथेरा पारडस। और बाघ का जो होता है वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, सारे नाम कुछ महत्वपूर्ण नाम है ये यहाँ पे लिए गए हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देखते हैं। तो चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884 को आधुनिक अनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, शायद इसी वजह से कई बार शामिल हो रहा है ये, है ना। इसके बाद इसमें है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। और विज्ञान की पैलियोओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, पैलियोओंटोलॉजी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्यों को बानर के गुण से अलग करता है। क्लियर। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। और तथा उसके खाने वाला हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रकंद, राइजोम जिसको कहा जाता है इंग्लिश में।
और ये पिंचर प्लांट्स, जिसको कि घटपर्णी कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है, इसकी पत्तियों के पर्णफलक घट के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद इसमें है कुनैन, आवृतबीजी पादप का उदाहरण है, जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो डीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसको माना है? तो वो क्रो मैग्नन को माना है। ठीक है। उद्भिद विकास का जो मुख्य कारक है वो क्या है? तो वो नेचुरल सिलेक्शन है। इसके बाद इसमें है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने किया। और विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने इसको दिया था। मैमथ किस जीव का पूर्व है? तो वो हाथी का पूर्वज मैमथ है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी की, यानी जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं। किन पौधों के जाइलम वाहिकाओं का किन पौधों में जाइलम वाहिकाएं नहीं होती हैं, उनका अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। पांच जगत वर्गीकरण यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। फाइव जो क्लासिफिकेशन था किंगडम का। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैक क्लिंटॉक ने की थी। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो फिर एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो वो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ग्रेना और स्ट्रोमा बनी होती है ये इस तरह से, ऐसे करके एक झिल्ली टाइप की। ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। आगे देखेंगे डिटेल में इसको हम। इसके बाद इसमें है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो होम्योसेनिन के कारण ये होता है। इसके बाद है कवकों के उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार्य पाया जाता है? तो वो कवक मूल। और ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंदी हैं, फंजाई हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो वो सेल्यूलोज होता है। लाइकेन्स किसके निर्मित होते हैं? तो कवकों और शैवालों के सहचार्य से निर्मित होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। और शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है? तो उनको हाइबरनेशन कहा जाता है। कई बार ये पूछे गए हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो तारामीन यानी स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो वो 70 दो टाइप के होते हैं, एक तो 70S का होता है और एक 80S का होता है। तो जीवाणु में जो होते हैं वो 70S के पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमिली के आकार का कौन सी संरचना पाई जाती है? तो उसको क्रेमेटोफोर्स कहा जाता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो वो ट्रैकिया के द्वारा यानी वातक तंत्र के द्वारा शोषण करते हैं। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या है? तो वो एंथोसाइनिन के कारण रेड होता है। टमाटर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो लाइकोपिन के कारण। और शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां जो होती है किस अंग के समान होती है? तो कशेरुकी प्राणियों में जो लाल ग्रंथियां होती हैं उनके समान होती है। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। और चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? शैलोद्भिद कहा जाता है। और कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ऊंट। और सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो वो है कोलोसल स्क्विड। ठीक है। इसके बाद है लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी के नाम से। और लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो वो कैप्सिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल। और रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी कमर्शियल फाइबर्स उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो उनका जो तापमान होता है वो हमेशा एक समान होता है। इसके बाद समुद्री घोड़ा किस प्रकार की जीव का उदाहरण है? तो वो मछली का है। और वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? तो एकिडना। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है शुक्राणु पुरुष में। और सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल ये महिलाओं में। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो वो मैमल है, मतलब स्तनपायी है। कार्प किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वैकर्स के पेड़ से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो वो भी स्तनपायी है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेम का। और लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक यानी एलिमन की उपस्थिति के कारण उसकी गंध होती है। ठीक है।
इसके बाद मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी यानी मटर का सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? तो एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। और डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? तो वो डायटम। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिका जेंसिस की उपस्थिति के कारण पपीते का रंग कैसा होता है? पीला होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो स्टेम से। और किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल, जो कि भूरी शैवाल होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो उनको मरुद्भिद कहा जाता है, जेरोफाइट्स। और अधिपादप यानी एपीफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो ये मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस के कारण। और उसके बाद सन हेम्प्रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो ये फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। है कि सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या है? कई बार फैक्ट के रूप में यूपीपीसीएस में, आरओ आरओ में, यूपी ट्रिपल एससी में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है कालेम्पो टैक्सीफोलिया। ठीक है। तो ये जो पादप है, ये सबसे इसकी बड़ी कोशिका होती है। और अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करी जाए तो फिर वो ओवम होता है, जो कि फीमेल में केवल पाया जाता है। इसके बाद अगर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो वो न्यूरॉन्स की सेल्स होती हैं, जो कि पाई जाती हैं। पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो वो स्पर्म होती है। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ओके। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एग ऑस्ट्रिच। और इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो वो है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो कि सीधे सीधे मतलब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, अगर आप सेल की बात करेंगे तो इसको हिंदी में कहा जाता है कि ये क्या है? सजीव की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है ये। क्या? सेल। ठीक है। तो ये एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है किसी भी सजीव का। अगर आप मृत कोशिका की बात करेंगे, जो कि सबसे पहले सर्च करी थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये नाम आप याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो एक डेड सेल थी उसकी खोज करी थी। उसके बाद फिर ल्यूवेन हॉक आए, और ल्यूवेन हॉक ने एक लाइव जो सेल है उसकी खोज करी। ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिए, कई बार छोटे छोटे मतलब फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप सेल की बात करेंगे तो सेल जो मेनली होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो ये होता है यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिक थोड़े मोड़े डिफरेंस होते हैं, बाकी लगभग सारी चीज़ें वही पाई जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको अब यहाँ पे और बता दूं। देखिए, प्रोकैरियोटिक अगर इसकी आप स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको मिलेगा PRO सॉरी KARYOTIC। ठीक है, इसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। अब प्रो का मतलब होता है क्या? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट यानी प्राचीन। और कैरियोटिक का मतलब होता है क्या? तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जो प्राचीन केंद्रक यानी जो पहले पाए जाते थे, जैसे कि जीवाणुओं में और सब हरित जो नील हरित शैवाल होते हैं, वहाँ उनकी जो सेल्स होती थी वो कैसी थी? वो प्रोकैरियोटिक टाइप की थी। और जो अभी का मतलब यूकैरियोटिक है, जिसमें मतलब और भी सारी चीजें पाई जाती हैं, वो समस्त जीव, आप ये कह सकते हैं कि समस्त जीव जंतुओं पौधों की कोशिकाओं में यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और जीवाणु है, पीपीएलओ है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें सब में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जाहिर सी बात है क्या आएगा? तो एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस आएगा, सेल वॉल होगा उसमें, और राइबोसोम होगा। हाँ, राइबोसोम के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं, पिछले सेशन में भी ये आया था, राइबोसोम क्या होता है। ठीक है। तो राइबोसोम देखिए दो टाइप का होता है। एक तो होता है ये 70S का, और एक होता है 80S का। ठीक है। तो राइबोसोम, RIBOSOME इसकी स्पेलिंग होती है। इसकी खोज करी थी किसने? GE पैलाडे ने। नाम आप याद रखिएगा। पैलाडे ने इसकी खोज करी थी। और ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है 70S का, और एक होता है 80S का। ठीक है। तो 70S का जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और जो 80S का होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। मतलब एक कोशिकी कोशिका में एक कोशिकी है, और ये बहुकोशिकी, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर आप एस का मतलब समझे कि एस क्या है, यहाँ पे एस क्यों जोड़ते हैं, तो ये एक यूनिट है, इसको कहते हैं हम स्वेड्जबर्ग यूनिट। SWEDBERG, सेड्जबर्ग यूनिट, एस को हम बोलते हैं। ठीक है। और अगर इसके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये दो टाइप से बनता है, थोड़ा आगे हम चल रहे हैं। तो अगर मान लिया 70S का है, तो इसमें आपको दो ब्लॉक्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको 30S का ब्लॉक्स मिलेगा, और दूसरा जो ब्लॉक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो 50S का मिलेगा। ये जो 10 यूनिट का लॉस हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कहते हैं कि मतलब आपस में मिलने में यानी सब्लिमेशन में ये खर्च होता है।
तो ये 70s का होगा। ऐसे ही अगर आप 80s का डिवीजन करेंगे तो आपको वहाँ पे 60 और 40 के दो सेल्स आपस में ऐड करके वो फिर 80s का क्या कहते हैं राइबोसोम क्रिएट करेंगे, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये थोड़ा सा मतलब समझने वाली चीजें थी। चलिए इसके आगे हम देखते हैं और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो इसके बाद किस जीव में लिंग सूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो वो है छिपकली। और जीव जंतुओं में अनुपस्थित होती है क्या, तो जाहिर सी बात है सेल वॉल जीव जंतुओं में नहीं होती है। बाकी पेड़ पौधों में सेल वॉल पाई जाती है जो कि काफी स्ट्रांग बनाती है पेड़ पौधों को। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है, तो ये ओवरी में यानी सॉरी अंडाशय में पाई जाती है। इसके बाद प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के एक कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है एपोप्टोसिस कहा जाता है इसको। नाम थोड़ा सा मैं सही से नहीं कर पाया, सॉरी। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का क्या नाम है, तो उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, क्रेब्स चक्र कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड से जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूं। देखिए प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, सॉरी, तो वो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो स्प्लाइन में यानी प्लीहा में पाई जाती हैं। और केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो वो हरित लवक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिए, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। खोज की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कोलिकर का। तो इन्होंने इसकी खोज करी। अल्टमैन ने इसका नाम दिया था क्या, अल्टमैन ने इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट, याद रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया है। और फाइनली बेंडा आए और बेंडा ने कहा नहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो इसको आप माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानिए। तो हम जो बेंडा ने कहा वही अभी भी मान रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोलिकर है, अल्टमैन है और बेंडा, इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो डीएनए वहाँ पे पाया जाता है। और जो राइबोसोम होता है यहाँ पे, तो यूकैरियोटिक सेल में 80s का और प्रोकैरियोटिक सेल में वो 70s का पाया जाएगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे और भी चीजें। कहाँ गया, हाँ, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पाचन थैली, या बहुत जगह सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किसने करी थी, नाम आप याद रखिएगा, तो डी डुवे ने इसकी खोज करी थी। आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है। और ये केवल पाई कहाँ जाती है लाइसोसोम, तो ये केवल एनिमल सेल में पाई जाती है। ठीक है, और इसको गाल्जी बॉडी जो होता है वो सहयोग करता है बनने में, और डब्ल्यू इसमें पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी लाइसोसोम के बारे में। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता, तो वो न्यूरॉन्स जो होते हैं वहां पे तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये पादप और जंतु तीनों जगह पाया जाता है। और इसके बाद है हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है, हाइपरप्लासिया। और जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉनसन ने इस नाम को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। रिवर्स प्रतिलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने करी, तो वो टेमिन एंड बाल्टीमोर ने करी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज करी। ठीक है, इसके बाद जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रवाह को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है किस तत्व के कोशाओं में एकत्रित होने से जो स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं, तो वो पोटेशियम। और किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है, तो उसको किसको, गोल्जी बॉडी को या गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस। कई बार पूछा भी गया है छोटे छोटे प्रश्न के रूप में। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो वो रॉबर्टसन ने 1959 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, तो वो पारगम्य होती है। और कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति का घटक है, ठीक है, तो वो कैल्शियम है। इसके बाद
यहाँ पे सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा की है। और किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो प्रोटोप्लास्ट को, जीव द्रव्य को माना जाता है। आपने पहले खैर जब वो लाइफ एवाल्यूएशन वाला टॉपिक देखा होगा तो आपको वहाँ पे मिला होगा कि सबसे पहले क्या बना था, प्रोटोप्लास्ट ही बना था, जिसको हम क्या कहते थे, सूपी या सूपी सी इस तरह से नाम से जानते थे। और प्रोटोप्लाज्म बना, उसके बाद फिर प्लाज्मा लेमा बनी, और उसके बाद फिर क्या बना, कोशिका भित्ति बनी। ये सब बातें 3.7 अरब वर्ष पूर्व की है, जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हो रहा था धीरे धीरे। और जो प्रथम जीव बना वो कौन सा था, तो वो नील हरित शैवाल बने थे। ठीक है, तो इसी प्रोटोप्लास्ट से ही ये सारी चीजें बनी थी। इसके बाद इसमें है कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपलब्ध उपस्थित होता है, तो वो है प्रोटोप्लास्ट या हरित लवक जिसको हम कहते हैं। इसके बाद इसमें है द्वितीय नाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो वो कौन है, कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से दो कोशिकाओं के मध्य का आवागमन होता है। ठीक है, पोषण के बारे में देखिए, विटामिन की बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट एक भूमिका निभाते हैं और रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। कौन, विटामिन। क्लियर। इसके बाद कुछ जो विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फैट जो सोल्यूबल विटामिन है जो कि वसा में घुल जाते हैं, ऐसे विटामिन को यूज करते हैं। देखते हैं उनके बारे में, तो ए डी और कौन से हैं, ई के। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ये चार विटामिन जो कि हैं वो फैट सोल्यूबल हैं, और बाकी जो बी और सी हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं। तो सबसे पहला इसमें जो दिया गया है विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनॉल। और स्रोत की बात करेंगे तो कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। अगर इसके प्रभाव की बात करेंगे तो दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। इससे रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे तो कार्निया व त्वचा की कोशाओं का विकास अवरुद्ध होना। ये सारा विटामिन ए का पार्ट है। ठीक है, विटामिन डी की अगर आप बात करेंगे तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। स्रोत की बात करेंगे तो मक्खन है, यकृत है, और मछली का तेल है, गुर्दा है, अंडे हैं, ईस्ट है, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन डी, आप जानते हैं। इफेक्ट की बात करेंगे तो कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। अगर इससे रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे तो सूखा रोग जिसको कि कहते हैं ऑस्टियोमेलिसिया, जो कि होता है वयस्कों में, और रिकेट्स होता है कहाँ, बच्चों में होता है। तो ये दो डिजीज होती हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई, केमिकल नेम टोकोफेरॉल। स्रोत की बात करेंगे तो तेल है, गेहूं है, अंडे की जर्दी है, सोयाबीन है। इफेक्ट की बात करेंगे तो कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, ये इसके इफेक्ट है। इससे रिलेटेड डिजीज, जनन क्षमता में कमी होगी और एपिथीलियम जो होगा वो कमजोर होगा विटामिन ई से। विटामिन के की बात करेंगे तो फिलोक्विनोन इसका जो केमिकल नेम है। स्रोत है हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। प्रभाव, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। और रोग की बात करेंगे तो चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो सकता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, इसके बाद फिर वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है उनको देख लेते हैं, तो बी और सी है। तो इसमें बी में आप जानते हैं 12 विटामिन होते हैं, तो सारे विटामिन का देखते हैं। तो बी 1 विटामिन, इसका जो केमिकल नेम थायमीन है, और स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक है। प्रभाव की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। इससे रिलेटेड जो डिजीज है उसको कहते हैं बेरी बेरी रोग। इसके बाद विटामिन बी 2 है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। स्रोत है इसका पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। प्रभाव की बात करेंगे तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम एफ तथा एफ का घटक है। और इससे रिलेटेड जो रोग होता है उसको कहते हैं किलोसिस रोग। बी 3, इसका केमिकल नेम होता है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। स्रोत है ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। प्रभाव इसका क्या है, तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम एन तथा NADP का घटक है। इससे रिलेटेड जो डिजीज है उसका नाम है पेलाग्रा रोग। बी 5, पेंटोथेनिक अम्ल। स्रोत है अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना। प्रभाव इसका है कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका, सह एंजाइम ए का घटक है ये। इससे रिलेटेड डिजीज क्या हो रही है, तो चर्म रोग है, वृद्धि कम होगी, बाल सफेद हो जाएगा जल्दी, और जनन क्षमता में कमी हो जाएगी बी 5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से। इसके बाद बी 6 आता है पायरिडॉक्सिन, और इसका जो स्रोत आपको मिलेगा वो है दूध, यकृत, अनाज, मांस और यकृत।
और प्रभाव की बात करेंगे तो अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम और रोग इससे रक्त क्षीणता और चर्म रोग और पेशी ऐंठन होंगी विटामिन बी 6 की कमी से। ठीक है। इसके बाद है बी 7, जिसको कि हम कहते हैं बायोटिन, और स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फल। प्रभाव इसका क्या होगा, तो वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण होगा। रोग इससे रिलेटेड होगा, चर्म रोग होगा और फिर बालों का झड़ना होगा बी 7 की कमी से। बी 9, तो फोलिक अम्ल समूह, तो इसका जो स्रोत है वो हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट और फलियां हैं। इसका अगर प्रभाव आप देखें तो इसका प्रभाव है वृद्ध रुधिराणुओं का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण। रोग की बात करेंगे तो रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी होगा। बी 12, साइनोकोब्लामिन, स्रोत मांस है, मछली है, यकृत है, अंडा है, दूध, आंत के बैक्टीरिया। प्रभाव है इसका वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। रोग इससे रक्त क्षीणता होगी और तंत्रिका तंत्र के विकार होंगे बी 12 से। ठीक है। तो ये विटामिन बी के जितने सब पार्ट थे वो हमने यहाँ विद केमिकल नेम इसको देखे, कई बार मैच करने के लिए पूछे गए। विटामिन सी की बात करेंगे तो इसका केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक अम्ल, स्रोत है आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू और अन्य फल। प्रभाव अंतराकोशिकीय कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स। और इससे रोग की बात करेंगे तो स्कर्वी रोग होगा और मसूड़ों में सूजन और रक्त आना होगा। ठीक है। तो ये कुछ वाटर एंड फैट सेलेबल जो विटामिन थे उनके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, स्रोत, प्रभाव और रोग। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन अ फूड। ठीक है। तो फाइबर का फूड में इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, वो डाइजेशन प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंस है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिसमें आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये फाइबर का इंपॉर्टेंस है। इसके बाद रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में ये कमी है, कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब विटामिन ए की कमी से हो जाएंगे। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होता है। ठीक है। इसके बाद स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर माक्रो एलिमेंट है जिनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम। इसका जो सिंबल आप समझ रहे होंगे। तो दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग और तंत्रिकाओं एवं पेशियों का कार्य ये कैल्शियम का है। फास्फोरस की बात करेंगे तो दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी और डीएनए, गंधक, अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स और विटामिन का घटक। पोटेशियम की बात करेंगे तो अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी। क्लोरीन की बात करें तो फिर जल जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन होता है। इसके बाद सोडियम की अगर बात करेंगे तो सोडियम में अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। मैग्नीशियम ग्लाइकोलिसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का कोफैक्टर है मैग्नीशियम। कुछ खनिज हैं उनके प्रमुख स्रोत है, तो लौह जो है, लोहे का स्रोत क्या है, तो वो केला और खजूर। पोटेशियम का स्रोत है पालक। और इसके बाद आयोडीन का जो स्रोत है वो आयोडीन युक्त सामान्य नमक, और कैल्शियम का स्रोत है दूध और अंडे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम आगे और भी महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं जो कि परीक्षाओं में लास्ट ईयर पूछी गई हैं। तो पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो आयरन की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन पचाने में सहायक होता है, वो है रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, तो यकृत में। और अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या है, तो वो है प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होने के कारण, मतलब जो पोटेशियम होता है वो जो ब्लड प्रेशर होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है। प्रोटीन, इसके बाद है इसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो वो स्किन में, त्वचा में। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटेन। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो कैशीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सनलाइट, सूर्य की किरणें। इसके बाद किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो विटामिन डी और बी 3। मानव शरीर के किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, तो प्रोटीन नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर।
और प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। और शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो वो प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? तो वो ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और अधिक लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण ऐसा माना जाता है। इसके बाद विटामिन क्या होते हैं? तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं हो पाता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की? तो विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो वो कार्ड यकृत तेल, शकरकंद और गाजर और पालक आदि हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 2। ये सब पहले हम देख चुके हैं उसी में। ठीक है। थायमिन का रासायनिक नाम विटामिन बी 1। जल में कौन सा घुलनशील विटामिन बी और सी है? पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग किन विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो बी 3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है, ये बच्चों में होता है और बड़ों में क्या होगा? ऑस्टियोमेलेसिया। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ए, जिसका कि केमिकल नेम है टोकोफेरॉल सॉरी। संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बी 12 में। और अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो थायमिन। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो वो मैग्नीशियम है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में लाभदायक है? तो आंवला। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो वो है लैक्टिबैसिलस। और फास्फोरस शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है। और कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को याद रखने के पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन बी, ये 6 होगा आई थिंक यहाँ पे। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं माइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो वो है लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो सी की कमी से होता है। उसका केमिकल नेम भी होता है स्कर्बिक अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। और किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो वो है प्रोथैम्बिन। ठीक है। इसके बाद पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व के प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि या बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। सब्जियों से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? विटामिन। एक गिलास पानी पीने से क्या मिलेगा? कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? तो वो 0। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया है कि अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो वो संयोजी ऊतक होते हैं। और शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वो है 29। और वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वो 206। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो वो अचल संधि के थ्रू जुड़ी होती हैं। ठीक है। इसके बाद मानव कंकाल में कब्जा संधि एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो अल्ना और ह्यूमरस में। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जिसको एक कशेरुक रज्जु कहते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून जो है वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो वो इनेमल, जिसको कि हम कहते हैं दंत वल्क। ठीक है। इसके बाद सल्क क्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य क्या है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन यानी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? वो होती है फीमर। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ पाए जाते हैं? तो वो होते हैं 12। और वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो वो 65। इसके बाद
नेक्स्ट है इसमें, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो जबड़े की पेशी होती है। और परिवर्धनशील भ्रूण की संकुचन से कौन रक्षा करता है? तो उल्व, जिसको कि एमिनोएन कहते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20। और मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लैनिक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद कंडरा किसको ऐड करती है? तो पेशी को अस्थि से। और स्नायु किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से। स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो वो ओसीन का। और अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो आरबीसी की, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका होता है। इसके बाद कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है? तो वो होता है केराटिन। और अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फॉस्फेट। मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो वो ऑस्टियोक्लास्ट नाम की कोशिकाएं करती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड थे, जो कि हमने यहाँ पे सारे देखे। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17%। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस की मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग से ये पता लग जाता है कि उसने ड्रिंक करी है नहीं। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो आरबीसी। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और अनाक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणुओं के रूप में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की अधिक संख्या होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO और पायूरिक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की। और मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस, ये गलत लिखा है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। मानव हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनकी जो भूमिका है वो क्या क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेके रखे हैं जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं उनके बारे में। तो अधिकतर काफ़ी कुछ यहाँ हमने कवर किया है। तो इसमें सबसे पहला जो दे रखा है यहाँ पे कि सोमेस्टो स्टेटीन। ठीक है, इसका मतलब होता है वृद्धि हार्मोन्स के स्रावण को रोकना। क्लियर। इसके बाद फिर ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन। तो ये जो हार्मोन्स है इसका मतलब होता है कि प्रसव के समय गर्भावस्था के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। कौन सा? तो ये करता है ऑक्सीटोसिन और वह पिटोसिन, ये जो हार्मोन्स है ये। ठीक है। मेलाटोनिन ये कैसा हार्मोन है? सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। बायोलॉजिकल वॉच भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद एड्रीनेलिन, या इसका एक दूसरा नाम है एपिनेफ्रीन। ठीक है। हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करना। काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये एड्रीनेलिन। उसके बाद है फिर एस्ट्रोजन। तो स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विचार। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरूपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये फीमेल का। और ये फिर टेस्टोस्टेरोन, ये जो है ये मेल का, कई बार पूछा गया है। और ये भी एस्ट्रोजन जो है ये भी एक फीमेल हार्मोन्स है। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है?
तो पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशी के विकास में सहायक। ठीक है। इसके बाद है रेनिन। तो रेनिन है एल्डोस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसियोनोजन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं और उनसे रिलेटेड हार्मोन्स हैं। तो अग्नाशय, ये ग्लूकागॉन, पीयूष जो है थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क जो है ये कार्टिसोल है, और वृक्क जो है ये विटामिन डी हार्मोन्स को स्रावित करता है। ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हम देखते हैं जो कि यहाँ पे दे रखी हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। काउपर जो ग्लैंड्स होती हैं वो स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। वाइटेलाइन जो ग्लैंड होती है वो प्लेटीहेल्मिन्थीस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। फीमोरल ग्लैंड्स जो होती हैं वो शरीर सिर्फ जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। और उसके बाद फिर वशा ग्रंथियां यानी फैट ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है श्वेत जो ग्रंथियां होती हैं वो स्तनियों के त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्वयं रेडन ग्रंथियां जो होती हैं वो मेढक के कशूरक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। इसके बाद सेरुमिनस जो ग्लैंड होती हैं यानी सेरुमिनस जो ग्रंथियां होती हैं वो स्तनियों की कर्ण गुहा में मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लैक्राइमल जो ग्लैंड्स होती हैं ये नेत्र में उपस्थित होती हैं। हार्डेरियन जो ग्लैंड होती हैं वो नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर जो ग्लैंड होती है ये कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। आंत ग्रंथियां जो होती हैं यानी इंस्टेटाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। श्लेष्म जो ग्रंथियां होती हैं वो मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती हैं। इसके बाद ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं तो कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। डीप जो ग्लैंड्स होती हैं वो संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियों जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करता है। इसके बाद मनुष्य में नवजात शिशु के स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। तो वो कोलोस्ट्रम है। नेक्स्ट इसमें है यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय कहाँ होता है तो वो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि यानी पैराथायरॉयड जो ग्लैंड्स होती हैं से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा को रेगुलेट करता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन जिसको कि ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथियां करती हैं तो वो पीयूष जो ग्रंथि होती है वो करती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है तो ऑक्सीटोसिन। और किस हार्मोन्स में आयोडीन उपस्थित होता है तो थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है अग्नाशय से। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है तो वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH। ये प्रश्न पूछा गया। उसके बाद फाइट एंड फ्लाई यानी लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है तो उसको एड्रीनलिन कहा जाता है। और मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है तो दोनों में याद रखिएगा, फॉरेनहाइट में भी और सेंटीग्रेड में भी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती हैं यानी डक्टलेस होती हैं तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और मनुष्य में डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है तो इंसुलिन। अग्नाशय को पाचक रस में उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो वो सिक्रेटिन है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है तो पीयूष। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि है। ठीक है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है फंक्शनल डिजीज यानी कार्यात्मक रोग। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है तो पीयूष ग्लैंड को। और वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा तो डायूरेसिस।
स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है थायराइड ग्लैंड्स। इसके बाद थाइमस ग्रंथि उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थाइमोसिन है, थायरॉक्सिन नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होता है। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं? तो एस्ट्रोजन की। और पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? तो वो मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो वो अग्नाशय है। और कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो वो मेलानिन है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है? तो हाइपोथैलेमस थायराइड। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद मौजूद होती है? वो है जस्ता। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो परावटु। हार्मोन शरीर के उपापचय, बुद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का क्या करते हैं? ये नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। और यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में वो जमा होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न लगभग इससे पूछे जाते हैं। मानव शरीर की कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो वो है WBC, व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वो है ओ समूह का। और वृद्ध व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है सामान्यतः क्या होता है? बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त के औसत का पीएच कितना होता है? तो वो 7.35 से 7.45 तक का होता है। ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन? तो वो कॉर्ल लैंड स्टीनर, हमने कई बार इसको देखा है। RH कारक नाम किस जंतु से संबंधित है? तो वो है बंदर से रिलेटेड है। श्वेत रुधिर कर्णिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर की प्रतिरक्षा। और रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो वो है कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो स्प्लाइन में। और मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से लेकर, और सॉरी 80 से लेकर 120 mmHg, ये याद रखिएगा सही से। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो वो तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का ओ है, तो उसकी संतान का हो क्या सकता है? तो ए और ओ दोनों हो सकता है। अभी हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हमने यहाँ पे बना के रखा है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण। और दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है गोल्डन आवर। और रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया अथवा जो होता है रक्त कैंसर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। और रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो एंजाइम। और रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो उसको कहा जाता है हृदय धमनियां। आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90%। और स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? करने की भूमिका मतलब किसमें? तो पोटेशियम है। यही जो होता है हार्ट से रिलेटेड सारी चीजें होती है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो ये जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड्स यानी अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। और मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो होंगी उनकी संख्या में वृद्धि होगी। जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड। और मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो वो है ग्रेट सैफिनस शिरा, यानी जो कि पैर में उपस्थित होती है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो वो 12,000 सीसी। रक्तदाब में उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का। और मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी एरोटा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है। रक्तचाप रक्तचाप रक्तदाब मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का। कोलेस्ट्रॉल की सीमा, सामान्य सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 150 से लेके 260 मिलीग्राम, मतलब 100 ml में।
रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और उसके बाद सिकल सेल एनीमिया को किस रोग की विकृति से होता है? तो आरबीसी की। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए किया जाता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो वो है लिम्फोसाइट। और कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसको प्लाज्मा कहा जाता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो या तो ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर ए बी होगा, तीनों हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्यतः संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख। एक वयस्क मनुष्य में रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में हेमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम होनी चाहिए। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से लेकर के 120 दिन की होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग और उनके कार्य क्या क्या हैं? तो हृदय का कार्य क्या होता है? तो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियों का कार्य क्या होता है? तो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। और शिराओं का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाओं का काम क्या होता है? तो धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मेलन करना। ये चारों बिल्कुल रट जाइएगा। ठीक है। रक्त का थक्का बनने के दौरान कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम, तो ये बनेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजेन, ये बनेगा फाइब्रिन। और फाइब्रिन प्लस रुधिराणु, ये बनेगा रक्त का थक्का। ठीक है, इसी से ब्लड जमेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो रक्त प्लाज्मा यानी हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है ये। एल्यू एल्यूमिन ये होता है, ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन इसका मतलब होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोनोजन इसका मतलब होता है रक्त का स्कंदन करता है। इसके बाद माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों का जो संभावित रक्त समूह हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो भी परिस्थितियां हो सकती हैं सारी ले रखी हैं। तो अगर माता पिता का जो रक्त समूह है वो ओ दोनों का होगा तो संभावित रक्त समूह क्या होगा? ओ होगा। और असंभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? तो ए बी और बी। ए बी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर माता का भी जो ब्लड ग्रुप है ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। लेकिन उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है और ए बी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए है, तो बच्चे का क्या हो सकता है? या तो ओ होगा या तो ए होगा। और नहीं क्या हो सकता है? तो बी और ए बी नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है? या तो ओ हो सकता है या तो बी हो सकता है। और नहीं क्या हो सकता है? तो ए नहीं हो सकता और ए बी नहीं हो सकता। ये चार्ट बिल्कुल याद रखिएगा। अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ए बी है तो बच्चे का जो संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? या तो ए होगा या तो बी होगा। और नहीं क्या होगा? तो ओ नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा। इसके बाद अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चे का ग्रुप क्या हो सकता है? ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। और बी और ए बी नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है। और असंभावित रक्त समूह उसमें कोई बचा ही नहीं। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट और भी देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे का या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। और नहीं होने की संभावना किसकी है? ओ की। अगर दोनों यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो बी हो सकता है या तो ओ हो सकता है। और नहीं क्या हो सकता है? ए नहीं हो सकता और ए बी नहीं हो सकता है। माता का ब्लड ग्रुप बी और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है। और नहीं होने के चांसेस किसके हैं? तो ओ के। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। और नहीं क्या हो सकता है? तो ओ नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद रक्त संबंधी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया यानी आघात से रक्तस्राव। और अरक्तता का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह
कैसे होता है? तो हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियाँ, धमनियाँ से धमनिकाएँ और उसके बाद फिर कोशिकाएँ, अंग। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रोनिजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। इसके बाद प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन ये एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, ए बी वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर। और हीमोग्लोबिन जो होता है मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो जंतु हैं और उसके बाद मुख्य उत्सर्जी अंग। तो झींगा मछली में हरित ग्रंथियां होती हैं, फीताक्रिम में फ्लेम कोशिकाएं होती हैं, आर्थ्रोपोडा में मेलपीकी नालिकाएं होती हैं, सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह व मुख होता है, मनुष्य में वृक्क होता है, अमीबा में त्वचा या रिक्तिकाएं होती हैं और केचुआ में उत्सर्जिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जंतु हैं उनमें अलग अलग उत्सर्जी अंग के बारे में है। इसके बाद कशेरुकी जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग कौन कौन से? तो यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, वृक्क क्या करता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करता है, और वृक्क जो होता है रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। इंस्टेंटाइन यानी आंत क्या करती है? तो कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करती है। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? वो है अमोनिया। और मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 1.5 लीटर। इसके बाद कौन सी औषधि मूत्र स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। व्हील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। और मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। अल्कोहल का निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त अपोहन यानी डायलिसिस। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो केराटिन है। और वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे यूरीमिया कहते हैं। यह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है तो उसको कहा जाता है हीमोटूरिया। शरीर के संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क के माध्यम से। और जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। उसके बाद आमाशय की दीवार में पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है पेरिस्टालिस। और मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। और यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो आरबीसी के हेमोग्लोबिन से। ब्रेक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो ये होता है 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट। वृक्क नालिकाओं में दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहा जाता है। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। केंचुआ मुख्य रूप से अमीनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न होने पर यह यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्ज। और मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला आब्लागेटा। और हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है ये। इसके बाद प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो ललाट भाग से। और मानव के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये है रोम्बेन सिफेलान। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा कहा जाता है उसको, इंसोमेनिया या स्लीपलेसनेस। तंत्रिका तंत्र का विकास तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। और मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। और मनुष्य में मेरु
तंत्रिकाएं की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्त मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को। और तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क को आवेग भेजना। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता उसे कब भोजन रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो उसको बुलिमिया का है। और जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग पर निर्भर होती है? तो वो हाइपोथैलेमस पर। एपिथीलियम। इसके बाद एपिथीलियम किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि और हैब्यूला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित है? तो मस्तिष्क। मांसपेशियों में रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम की। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहा जाता है? उनको सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित हो? तीन भागों में, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का। सुई चबाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में। और मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में। चिकित्सा उपकरण उनका उपयोग, तो सीटी स्कैन, ये सीटी स्कैन है। शरीर में असामान्यता के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय में विकार पता लगाने के लिए ऑटो एनालाइजर, तो ये जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, और पेसमेकर हृदय गति के नियंत्रित करने में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। यह है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। तो किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। आमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उसको गैस्ट्रिन कहा जाता है। और लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है क्रमाकुंचन। पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो वो अग्नाशय के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो वो सेक्रेटिन। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो वो गॉल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय में संचय होगा। इसके बाद मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं हिंदी अंग्रेजी में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो वह है यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। पीलिया का कौन सा अंग प्रभावित होता है पीलिया में? तो वो है यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। कोड महलों में यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। लैंगरहेंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो वो अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रवण होता है? तो अग्नाशय का। और जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? आमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनिजेन और प्रोथ्रोम्बिन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। और लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी पे पड़ेगा। ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है, तो अवशोषण के लिए किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। और मम्प्स या गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसे पैराटिड ग्रंथि में सूजन और जलन व दर्द होने लगता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी है यकृत। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसी अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। तो बायोलॉजी का एक नेक्स्ट सेशन देखते हैं, रोग और उपचार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप ये समझ रहे होंगे कि इससे जो प्रश्न है वो निश्चित तौर पे हर साल पूछे गए। ठीक है। तो यहाँ पे काफी डिटेल हमने पूरी क्लास को डिटेल में कर रखा है, जो हमारे नोट्स हैं। और कोशिश करिए है कि पादप, जीव जंतुओं, प्रोटोजोआ
कवक, फंजाई, जितनी भी सारी चीजें हैं सबको एक साथ मिला के एक सेशन में करने की कोशिश की। ठीक है। उसके साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने यहाँ पे रखी, जैसे जीवाणु जनित रोग रख दिया, फिर पशुओं में प्रोटोजोआ विषाणु जनित रोग, फिर ये कोविड के बारे में भी डिटेल रखी है। और प्रोटोजोआ है पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण कृमि, कवक, ये सब इस तरह से। तो कोशिश हमने करी है कि पूरे जो भी इससे हो सकते हैं चीजें, हमने पूरा यहाँ पे इसको रखने की कोशिश करी है। ठीक है। तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करिएगा कि चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है रोग और उपचार में, कि पानी से भय यानी हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये वायरसेस के द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न। ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? तो उसी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो कि जापानी इंसेफेलाइटिस से होता है। शिशुओं में अतिसार यानी डायरिया का क्या कारण है? तो वो रोटा वायरस। और अंधपीत या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो रेटिना में पाए जाते हैं, जो कि दृष्टि पटल होता है। ठीक है। इसके बाद है इसमें, आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो वो दृष्टिपटल पर। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो वो लंग्स से यानी फेफड़ों से रिलेटेड है। मलेरिया रोग किस जीव का कारण होता है? तो वो किस जीव के कारण होता है, सॉरी, तो प्रोटोजोआ के। और भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो वो सैल्मोनेले बैसिलाई के कारण। जल में किस अधिकता के कारण इचाई इचाई रोग हो जाता है? तो वो कैडमियम के कारण। और फेनिल क्यूटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो वो मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो जो लो ब्लड प्रेशर होता है यानी निम्न रक्तचाप। आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न कौन सा है? वो तो रॉयल हीमोफीलिया है। इसके बाद हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक रक्त का स्कंदन इसमें नहीं होता, और ये एक जेनेटिक डिजीज है। खसरा की बीमारी किससे होती है? तो ये वायरस से होती है। और मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, सॉरी, तो वो स्प्लाइन यानी प्लीहा जो होता है वो प्रभावित होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के किस खोज की मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस ने। और ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑर्सेनिक 74 का, याद रखिएगा। ठीक है। साल्क टीका, जोनस साल्क ने इसका आविष्कार किया था 1952 में। किस रोग से संबंधित है? तो ये पोलियो से रिलेटेड है। एथिलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो ये फफूंद से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो वो रेडियो सोडियम का। और पॉलिश युक्त चावल के बेसन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी का। और प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? वो है मच्छर। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एमआरआई। क्लियर। इसके बाद बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता के लिए किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। और कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो उसको एडीज कहते हैं। मधुमेह के उपचार के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बैटिंग ने किया था। और मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो वो मस्तिष्क है। एजोला जलीय फर्न को, जो कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और नील हरित शैवाल का ये सहचारी या साहचर्य है। आनुवंशिकी की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको जीन कहा जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम का। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो ये मटर के पौधे पर, हमने ऊपर देखा गार्डन पी। उर्वरक जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया का। और जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा ये जाते हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो वो थायराइड है। श्वेत वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ऊष्मा शोषक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स की। और प्रथम डायनोसोरिस केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना गया है? क्योंकि तेल जो होती है वो अनसेचुरेटेड फैट्स होती हैं। इसके बाद इसमें गति प्रेरक
का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना है। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो वो कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनिया यानी शैवाल के पौधे से। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। और स्थानीय वनस्पति का संग्रह हार्बेरियम कहा जाता है। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है। इसके बाद गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? तो लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वो विज्ञान में। और पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रेयान कहा जाता है। 2,4-D24 यानी डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो वो शाकनाशी के रूप में किया जाता है, हर्बिसाइड के। और एक परजीवी द्वारा दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? तो उपरजीविता। और इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सर्वाधिक होती है? तो पीला और हरा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रचनजोग और जैट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना और मक्का से। इसके बाद व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो ये कुक्कुटों की। और दीमक को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट ऑन्ट भी इनको कहा जाता है। किसको? ये दीमक का एक अलग नाम है। इसके बाद इसमें है नैको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे रिलेटेड है? एड्स से। और सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो साइंस टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर नापने के लिए। भारत में प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो वो कोलकाता में स्थापित किया गया। इसके बाद है भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और हेरोइन नोस्कॉपिन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता के वही अधपके फल से हमने देखा था अभी, है ना। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन सा जंतु उपयोगी है? तो ये मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो डांस के थ्रू, यानी उनके नाचने से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन्स की छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वॉन फ्रिस्को 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो वो खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधों के तनों में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो वेपोराइजेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो वो फ्लोएम है। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड्स के नाम से पेसमेकर जाना जाता है। शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की। ठीक है। इसके बाद हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। शॉन यानी डॉग्स उपजाति में से कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो। ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प किंग कोबरा है। बीजों के प्रकरण की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो वो पोस्ते में पाई जाती है। इसके बाद ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? तो वसा के संग्रहण के लिए करता है। जार्विक यानी जो आर्टिफिशियल हार्ट है उसका आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट जार्विक ने किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जा सकती है? तो उसके तने द्वारा निर्मित बलों की संख्या के आधार पर। और कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज है। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेचन जनन। ठीक है। इसके बाद धान के पौधे की जो डेपांग डेपांग विधि है किस देश में विकसित हुई? तो ये फिलीपींस में। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। और भारत में विकसित धान को प्रथम बोनी किस कौन सी है? तो वो जया है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 4 होते हैं। ये शायद 2023 में ही प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। और वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? तो चूहे में नहीं होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो वो नीम से प्राप्त किया जाता है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून उत्तराखंड में। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो उसका नाम है इंटरफेरॉन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। क्लियर? पशु का तापक्रम किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो उसको वेटेरिनरी थर्मामीटर कहा जाता है। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ की। और बीटी बैगन क्या है? तो अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है बीटी बैगन। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय। और मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जा सकता है? तो ईईजी उसको कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ईईजी कई बार इसको मैच करने के लिए पूछा गया एग्जाम में लास्ट टाइम। सामान्य बुखार यानी कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? तो रेनो वायरस के द्वारा होता है। और एनोस्मिया एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो ये सूंघने की शक्ति यानी जो घ्राण संवेदना होती है इसकी कमी से ये रिलेटेड है। सल्फा दवाइयाँ किन किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए उपयोगी है ये। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? तो वो डिप्थीरिया है, काली खांसी है और टिटनेस है। ठीक है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो फिर पोटेशियम, इसी से लो ब्लड प्रेशर होता है। और संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। और अविंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंख को। और फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये जो राउंड वर्म होते हैं, गोल कृमि, इनके कारण होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। एड्स का किसका संक्षिप्त रूप है? तो वही एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस एच टी एल बी थर्ड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने की थी। एड्स के उपचार के लिए सबसे प्रयुक्त दवाई कौन सी है? तो जीडोउडिन। ठीक है, एजिडोथाइमिडीन ये नाम है इसकी मेडिसिन का। एलिसा जो परीक्षण है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो वो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके बाद है थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किस थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो वो फिर वो हेमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है। और स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि क्योंकि उनमें केवल एक एक्स ही क्रोमोसोम होता है। और जो फीमेल होती है उनमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो यकृत है। और ब्राइटस रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे गुर्दा प्रभावित होता है ब्राइटस रोग से। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर। और सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो वो जिंक की कमी के कारण होता है। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो वो सरसों का। और पाइरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो वो गन्ना में। भिंडी में पीच वर्ण सिरा रोग किसके कारण होता है? सफेद मक्खी के कारण। और गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के। और रानीखेत रोग मुर्गियों से रिलेटेड है। और गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो एक तो है ब्लैक किट और दूसरा है स्मट। ठीक है, ये गेहूं में रोग है। इसके बाद धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के खुदको द्वारा। और बीसीजी का टीका जो होता है नवजात शिशु को कब दिया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो वो मूंगफली से। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो रेबीज वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। और खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण। और जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद फिर वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? तो कोर्टिकोलस। और खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। और चाय में लाल रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के। नींबू का क्रैकर रोग किसके कारण? हरे शैवाल के कारण। और बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों में कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। और काला जार का संचार किससे होता है? तो सिक्ता एक मक्खी है उससे होता है। ठीक है। इसके बाद काली खांसी का बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का, यानी डिप्थीरिया, ओपर्ट्यूटिस और टिटनेस का। रोगों के संचारण के लिए उत्तरदायी कीट को क्या कहा जाता है? उनको वेक्ट कहा जाता है। और थैलीसीमिया एक अनुवांशिकी बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ब्लड को। और ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो ये नेत्र का। और
लेटाइस रोग किससे फैलता है? तो ये विषाणु से। और रक्त में आरएच क्या है? तो वो प्रतिजन है। यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा ए विषाणु के कारण होता है। खसरा रोग जो है वो एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। देखिए, ऐसे रोग जो मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं उनको तो आप एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो वायरसेस के थ्रू होते हैं उनको एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। और केसर पौधे का वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, यानी स्टिग्मा स्टिग्मा से उसको प्राप्त किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीका के थे। क्लियर। इसके बाद डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ है? भोपाल में है। और शरीर के आंतरिक भागों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के तीन प्रमुख गुण हैं। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है, याद रखिएगा। इसके बाद है इसमें पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग। एम्फाइसीमा में फुफ्फुस यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। भारत में मलेरिया के 65% रोगी जो है वो पी वाईवैक्स परजीवी के उत्तरदायी है। ठीक है। मम्स, रेबीज और हर्पीज आदि ये क्या है? ये सारे विषाणु जनित रोग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ ये तीनों कैसी संक्रामक बीमारियां हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है, जिसके उन्मूलन के लिए सुअरों के सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। निद्रा रोग यानी जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, इसकी बीमारी होती है ट्रेपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद एमिनोसैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि के रूप में यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ यानी लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। ये नाम आप याद रखिए। ठीक है। इसके बाद कुछ हम जीवाणु जनित रोग देखते हैं। यहाँ पे रोग है और यहाँ पे उसके जो कारक जीवाणु है वो सारे। तो हैजा जो है वो विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जो है वो कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के नाम जो जीवाणु है इससे होता है। क्षय रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु से होता है। कोढ़ जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस जो है वो क्लास्ट्रेडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। और टाइफाइड जो है वो सार्गोना टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसके बाद प्लेग जो है वो पार्चुला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी जो है वो बोर्डटेला पर्ट्यूसिस ये दवा है पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। न्यूमोनिया ये जो है ये डिप्लोकोकल न्यूमोनी नाम के जीवाणु से होता है। गोनोरिया जो है वो निसेरिया गोनोराहोई नामक जीवाणु से होता है। और सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु से होता है। सुजाग जो है वो गोनोकॉकस गोनोराहोई नामक जीवाणु से होता है। थोड़ा नाम मतलब अलग है, लेकिन इनको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या पता प्रश्न आ ही जाए, है ना। इसके बाद है पशुओं में प्रोटोजोआ जनित प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो कॉक्सीडियोसिस ये इसका मतलब है कि रक्तस्रावी आंत्रशोथ और खूनी पेचिश। और बाबेसियासिस इसमें तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता होती है पशुओं में। और उसके बाद हिलेरियोसिस में तीव्र ज्वर होता है, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन आती है। एनाप्लामोजमोसिस सॉरी एनाप्लाज्मोसिस में लाल रक्त कणों का विनाश होता है। और फिर ट्रिप्नोसोमियासिस में ज्वर होता है और फिर रक्त की दिक्कत होती है। और ट्राइकोमोनियासिस में गर्भपात व वंध्यता होती है। तो ये पशुओं में प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। प्रोटोजोआ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और कौन कौन से रोग हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद विषाणु जनित कुछ रोग और भी देखते हैं। छोटी माता इस जो विषाणु है उसका नाम है वेरिसेला वायरस। खसरा जो विषाणु है वो नाम है मोरवेली वायरस। पोलियो के विषाणु का नाम है पोलियो वायरस। रेबीज के विषाणु का नाम है रेबीज वायरस। चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। जननांग हर्पीज के विषाणु का नाम है हर्पीज वायरस। एड्स के जो विषाणु का नाम है वो HIV है, ह्यूमन
इम्यूनो इनडेफिशिएंसी वायरस। और हेपेटाइटिस के विषाणु का नाम हेपेटाइटिस वायरस है। इन्फ्लुएंजा के विषाणु का नाम मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई है। और गलसुआ के जो विषाणु का नाम है वो क्या है, मम्स वायरस है। ठीक है। इसके बाद जेनेटाइल हर्पीज के विषाणु का नाम है सिम्लैक्स वेजिनेलिस, ये विषाणु का नाम है। कोविड 19 के विषाणु का नाम कोरोना वायरस है। और डेंगू के विषाणु का नाम क्या है, डेंगू वायरस है। कोविड 19 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव द्वारा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेके मर्स, यानी इसका फुल फॉर्म देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और सार्स, इसका जो फुल फॉर्म है वो सेवर्स एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ये दोनों मतलब नाम और फुल फॉर्म याद रखिएगा। कोविड 19 के लक्षण वो सब आप जानते हैं। तो बुखार है, सूखी खांसी, थकान, सर दर्द, और मतलब खसरा, सूंघने की तबीयत, डायरिया, ये सारा इसका कोविड का जो है वो लक्षण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण डेटा है उपचार। जो प्रमुख वैक्सीन है किसने बनाई है वो हम देखते हैं। तो कोविशील्ड बनाई ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका ने, मॉडर्ना बनाई यूएसए में, कोवैक्सीन भारत बायोटेक भारत ने बनाई है, और कॉर्बोवैक्स ये भारत में बनी है, स्पुतनिक रूस की है। कोविड 19 ये जॉनसन एंड जॉनसन की है, नीदरलैंड में। और कोरोना वैक जो है ये साइनोवैक चीन की बनाई कंपनी है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि कौन सी वैक्सीन किसने बनाई है। ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र और उनके जनक। तो जी जे मंडल आनुवंशिकी के जनक, लुई पाश्चर सूक्ष्म जीविकी के जनक, एडवर्ड जेनर परीक्षा के जनक, और जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच हैं। इसके बाद प्रोटोजोआ जनित कुछ रोग हैं, हम देख लेते हैं। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू होता है। अमीबिसियसिस एंटी अमीबा सॉरी अमीबियसिस ये एंट अमीबा सिम्लैक्स के थ्रू। और काला आजार जो है इसके जो प्रोटोजोआ का नाम है लीशमैनिया, बालू मक्खी के काटने से। पायरिया के प्रोटोजोआ का नाम एंट अमीबा जिंजिबेलिस। और सोने की बीमारी का जो प्रोटोजोआ है वो ट्रिप्नोसोमा है। और इसके बाद फुफ्फुस धूलियमता, कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक इससे रोगग्रस्त होते हैं। ये ठीक है। पौधों में लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग हम देख लेते हैं। तो आलू का विलंबित अंगमारी ये होता है फाइटो प्रोथोरा इनफेरेंटस नाम का ये जो है। और आलू का पूर्व अगमारी तो इसको कहते हैं अल्टरनेरिया सोलोनी। और मूंगफली का टिक्का रोग जो है वो सर्कोस्पोरा परसोनेटा। गन्ना का लाल बिगलन जो है वो कोलेट्रा ट्राइकम फालकेटम। और गेहूं का काला कीट जो है वो पक्सिनिया ग्रामिनिस टेटिस। और गेहूं का सलथकंड ये इसका जो नाम है वो अस्टिलेगो टेटिसी। गेहूं का चूर्ण आसिड जो है वो इसी साइफी ग्रामिनिस। और क्रूसीफेर का सफेद कीट जो है ये एल्ब्यूगो सॉरी एल्ब्यूगो कैंडिडा। बाजरा का मृदुरोम आसिड ये स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। और क्रूसीफेर का मृदुरोमिल आसिड, तो इसका जो नाम है, नाम बड़े टफ है इसमें, पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका। ठीक है। ये पौधों में लगने वाले प्रमुख रोग हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। बाजरा का इरगाट तो ये क्लेविसेस सुईफार्सिस। और आलू का वाट रोग जो है वो सिनकोट्रियम इंडोबायोटिकम। और बाजरा का ग्रीन ईयर रोग जो है वो स्केलेरोस्पोरा ग्रामिकोला। और राई का इरगाट रोग जो है वो क्लेविसेप्स परपुरिया। और ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ये सारे ये मतलब पूरे यहाँ पे पौधों के जो प्रमुख रोग हैं वो हमने आपको बताया। ठीक है। इसके बाद कृमि जनित कुछ रोग हैं, ये भी देख लीजिए। तो फाइलेरियासिस ब्रुचेरिया ये ब्रैंकोफाइटा या बुर्बिया तिमोरी। और टीनियासिस तो टीनिया सोलियम। और एस्केरिसिस तो एस्केरियसिस लुब्रिकाइटिस। ठीक है। ये कुछ कृमि के नाम। कवक जनित कुछ प्रमुख रोग हैं। तो एथिलिक फूड जो है वो ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम। और खाज का एस्केरस एस्केबीज। और दाद के लिए है ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है। इसके बाद फिर विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोग हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो तंबाकू का मोजेक रोग जो है वो टोबैको मोजेक वायरस। आलू का मोजेक रोग पोटैटो वायरस वाई। और मंकी टॉप ऑफ बनाना तो ये बनाना वायरस 1। फूल गोभी का मोजेक रोग जो है फूल गोभी मोजेक वायरस। और गाजर का लाल पत्ती रोग तो गाजर लाल पत्ती वायरस। इसके बाद अजैविक पादप रोग कौन कौन से हैं। तो नींबू में डाइबैक ये किसकी कमी से होता है, तो ये कॉपर की कमी से होता है। और आंवले में आंतरिक निक्रोसिस ये बोरान की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से।
धान का कहरा रोग जस्ता की कमी से फूल गोभी में, हिप टेल ये मॉलिबेडनम की कमी से चुकंदर में हार्ट रोग, ये बोरान की कमी से, और आलू का ब्लैक हार्ट रोग ये तो भंडारण में O2 की क्षमता में कमी होता है तब होता है। और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग ये तो ये बोरान की कमी से होता है। इसके बाद फिर जीवाणु जनित कुछ पादप रोग हम देखते हैं। तो आलू का सैथिल रोग है ये स्यूडोमोनास सोलोनेसियम है। और धान का अंगमारी रोग ये जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का क्रैंकर रोग ये जैंथोमोनास सीटी। और गेहूं का टूल रोग जो है ये कोरोनोबैक्टीरियम टिटिकी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन तो ये जैंथोमोनास मालवेसियरम। और सेब गुलाब टमाटर का क्राउन गॉल तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फॉस्कियंस। और आलू का स्कैब जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्केवेजी। तंबाकू का सैथिल रोग जो है स्यूडोमोनास सोलो नेसी एरम। और टमाटर का जो सैथिल रोग है ये स्यूडोमोनास सोलो नेसी एरम से हुआ है। ठीक है, तो ये जीवाणु जनित पादप के कुछ रोग हैं। इसके बाद चिकित्सा संबंधी कुछ प्रमुख आविष्कार हम देख लेते हैं। तो विटामिन ए की खोज की फंग ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की? तो मैकुलम ने की। विटामिन सी की खोज होलकट ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। और सल्फा ड्रग्स जो है ये गेरहार्ड डोमैक के द्वारा हुआ है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किया सैलमन वक्समैन अब्राहम ने। ठीक है, इसके बाद हृदय प्रत्यारोपण किया फर्स्ट टाइम तो वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। होम्योपैथी इससे रिलेटेड हनीमैन है। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जाओ के द्वारा। लिंग हार्मोन स्टेनाच और ओपन हार्ट सर्जरी वोल्टन लीलेहन। और गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की पिनकस ने। प्रथम परखनली जो शिशु है एडवर्ड एंड स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किया विलियम इंथोवेन ने। एंटीजन का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया। आरएनए का आविष्कार फ्रेडरिक मिशर ने। और डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया। इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग ने किया है इसका आविष्कार। और क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया। और टेरामाइसिन का आविष्कार पिनेल ने किया। टीबी बैक्टीरिया ये रॉबर्ट कोच ने खोजा। इसके बाद पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जोनास सालक ने किया है। और बीसीजी का जो टीका है वो कैलमेट और कैमिली गुएरिन के द्वारा हुआ। बैक्टीरिया का आविष्कार लिवेनहॉफ ने किया। और रक्त समूह ये कर्ड लैब स्टीनर ने। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी बायोलॉजी में जिससे कि रोग और उससे प्रमुख मतलब काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो हमने सारे को शामिल करने आपने पूरा सेशन देखा होगा, आपको ये लगा होगा कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं। एक तो कुछ नाम ऐसे अलग अलग हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी इतना आसान नहीं है। लेकिन खैर पढ़ना है तो क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए, कौन कोई नहीं जानता। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसके बाद बायोलॉजी के नेक्स्ट सेशन में हम फिर से इसको देखेंगे।